हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। द इंडियन मिलिट्री वॉज नॉट अ प्रोफेशनल मिलिट्री। कि मिलिट्री कॉजेज हम क्या देख रहे हैं, मिलिट्री कॉजेज जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था वो किन किन रीजन से हुआ था, उसके क्या क्या कारण थे। जैसे सोशल और रिलीजियस कॉजेज थे, और उसके बाद में इंडिया का जो क्रिश्चियनाइजेशन हुआ था वो भी उसका एक कॉज था। पॉलिटिकल कॉजेज थे, इकोनॉमिक कॉजेज थे, उसी टाइप से इसमें मिलिट्री कॉजेज भी थे। द इंडियन मिलिट्री वॉज नॉट अ प्रोफेशनल मिलिट्री, दे वर जस्ट प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म। जो हमारी जो भारतीय सेना थी वो कोई प्रोफेशनल सेना तो थी नहीं, वो तो सब क्या थे, एक पीजेंट्स थे यानी कि किसान थे। Thus, every impact on peasantry had large repercussions in the form of military discontentment। क्योंकि भारतीय सेना में सब जो थे वो मिलिट्री प्रोफेशनल नहीं थी, वो सारे किसान थे, तो वो जो इम्पैक्ट था वो उनका इन मिलिट्री डिसकंटेंटमेंट में, इस पर उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव भी था। द वेरिंग स्टेंसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, द रिडक्शन ऑफ अलाउंसेज एंड हार्श पनिशमेंट्स contributed to a feeling amongst the troops that the company no longer cared for them। और उसके बाद में जो अलग अलग जो स्टेंसर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उसमें क्या होता था, अलाउंसेस यानी भत्ते कम उनको मिलते थे, पनिशमेंट उनको ज़्यादा हार्श होती थी, है ना। और उनकी जो फीलिंग थी ट्रुप्स में, वो भी उनके लिए मतलब ऐसा नहीं था कि कंपनी उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। सर्टेन एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट सच एज इंक्रीज रिक्रूटमेंट ऑफ सिख्स एंड गोरखास पीपल्स considered by the Bengal sepoys to be inferior in caste to them। और कुछ जो ऐसे एक्शंस थे जो गवर्नमेंट ने लिए थे, जैसे कि सिख और गोरखास, उनकी रिक्रूटमेंट बढ़ा दी थी, मतलब उनको ज़्यादा लेने लगे थे। जो लोग जो बंगाल सिपाहीज जो कंसिडर करते थे, उनको क्या करते थे, कास्ट के अकॉर्डिंग देखते थे। इंक्रीज द डिस्ट्रक्ट ऑफ द सिपाहीज हु थॉट दैट हिज दिस वॉज अ साइन ऑफ द सर्विस नॉट बीइंग नीडेड एनी मोर। और कुछ ऐसे जो सिपाही होते थे कि जो ये सोचते थे कि ये सिर्फ उनकी सेवा है, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। द ट्रांसफ़र ऑफ द नंबर 66th, which was taken away from a regular Bengal Sepoy regiment of the line, disbanded over refusal to serve without bata and given टू अ गोरखा बटालियन। कि जो 66 नंबर जो था, जो कि रेगुलर बंगाल सिपाही रेजिमेंट का नंबर था, बिलोंग करता था, तो उनसे क्या क्या रिफ्यूजल टू सर्व उनको बोला विदाउट बाटा, और फिर वो गोरखा बटालियन को क्या कर दिया गया था, दे दिया गया था। डेट वॉज कंसिडर्ड बाय द सिपाहीज एज अ ब्रांच ऑफ फेथ बाय द कंपनी। जो कि कंपनी ये मानती थी कि ये जो गोरखा बटालियन है ये फेथ की ब्रांच है, यानी विश्वास पात्र ब्रांच है। The Indian military was discriminated against in terms of salaries, pensions and promotions। जो भारतीय सेना थी उनमें भेदभाव किया जाता था सैलरीज में, पेंशन्स में और प्रमोशंस में। इंडियंस वर subjugated in the military while their European counterparts faced no such discrimination। जो इंडियन जो होते थे उनको मिलिट्री में सब्जुगेट किया जाता था, यानी उनका अनदेखी उनको की जाती थी, जबकि जो यूरोपियन जो काउंटर पार्ट होते थे उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। द पॉलिसीज फॉलोड बाय लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड कैनिंग ग्रेटली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियन मिलिट्री। कि लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग ने जो नीतियां अपनाई थी, उन्होंने भारतीय सेना को बहुत ही हर्ट किया था। During the time of Lord Canning, two important laws were passed. Both these acts were passed in 1856। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे दो इम्पोर्टेंट लॉज पास हुए थे, और ये जो दोनों ही जो एक्ट थे वो 1856 में पास हुए थे। एक तो था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट और दूसरा था रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था, ये क्या था, दिस एक्ट मीन्स दैट इफ इंडियन मिलिट्री personnel were posted abroad, they wouldn't be entitled to get extra allowances। कि अगर किसी भारतीय सेना का कोई पर्सनल कोई है और अगर उसको अब्रोड में यानी बाहर की तरफ पोस्टिंग मिलती है, वो किया जाता है, तो उसको अलग से कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। दस दिस एक्ट वॉज अ जॉइंट टू द प्रोस्पेक्ट्स टू द इंडियन मिलिट्री पर्सनल सर्विंग अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी वजह से उनका ये जो कारण था वो उनमें एक तरीके से देखा जाए तो विरोध का कारण बना था। Second, a Religious Disabilities Act. For Indian soldiers, the belief was that if they cross the ocean, कि भारतीय सेना के लिए ये माना जाता था कि अगर वो ओशियन को क्रॉस कर लेंगे, दे वुड लूज देयर रिलीजन,
तो वो अपना धर्म खो देंगे। दे वुड दस बी सोशली ऑस्ट्रेसाइज, और सोशल सामाजिक रूप से भी उनको क्या अलग कर दिया जाएगा। Thus, Hindu soldiers skipped appointment that involved serving in a foreign land. तो इसलिए जो हिंदू सिपाही होते थे वो ऐसे अपॉइंटमेंट को नहीं लेते थे जो कि उन्हें फॉरेन लैंड में जाकर करनी पड़ती थी। बट आफ्टर द पासिंग ऑफ द रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट, लेकिन जब ये रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट पास हुआ, दे वुड हैव टू कंपल्सरीली टेक द अपॉइंटमेंट, तो उन्हें आवश्यक हो गया ये अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अदरवाइज दे वुड लॉस देयर जॉब, वरना उनकी जॉब चली जाएगी। At the same time, the use of religious symbols in the military were also restricted. और उसी टाइम पर जो धार्मिक जो प्रतीक होते थे मिलिट्री में उनको रखना भी मना ही हो गया। There was a high degree of discontentment among the Indians with the passing of these acts. और discontentment का मतलब होता है असंतोष, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर लिख लें कि इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियंस में बहुत ज़्यादा इन एक्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया, ठीक है। अब आता है आपका इमीडिएट कॉजेस। क्या क्या इमीडिएट कॉजेस थे? A mutiny in several sepoys companies of the Bengal army was sparked by the issue of new gunpowder cartridge for the Enfield rifle in February 1856। कि एक देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट ही था कि कुछ जो बंगाल के जो सिपाही थे उन्हें लगा था कि जो उनके साथ नहीं होना चाहिए था, कि एक नया गन पाउडर कार्ट्रिज आई थी जो एनफील्ड राइफल में यूज़ की जाती थी फरवरी 1857 में। इसमें क्या होता था, a rumor was spread that the cartridge were greased with cow and pig fat, कि इसमें क्या एक ऐसा रमर ऐसा वो पदार्थ लगाया जाता था जो कि गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था। लोडिंग द एनफील्ड रिक्वायर्ड टीयरिंग ओपन द ग्रीस्ड कार्ट्रिज विथ वन स्टिक, और जब वो बुलेट उस एनफील्ड में डाली जाती, उसमें लोड की जाती, तब उसके ऊपर का जो मुंह होता था, जो ग्रीस कार्ट्रिज जो होती थी, उसको मुंह से एक दांत से ओपन करना पड़ता था। दिस वुड हैव insulted both Hindu and Muslim religious practices. Cows were considered holy by Hindus while pigs were considered unclean by Muslims. तो ये जो था कि मुंह से वो ओपन करना, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो धार्मिक भावनाएं थी उनको हर्ट कर रहा था, उन्हें अपना अपना लग रहा था इसमें, क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में पूजा जाता है जबकि मुस्लिम्स लोग सुअर को बहुत ही अनक्लीन मानते हैं, प्योर नहीं मानते उसको, बहुत उससे घिन आती है उनको, और वो ऐसे को मुंह में कैसे लगा सकते हैं। तो ये इसीलिए भी ये एक कॉज बन गया था फ्रीडम स्ट्रगल का। अंडरलाइंग ग्राउंड्स ओवर British taxation and recent land annexations by the BEIC were ignited by the Sepoy mutineers, and within weeks, dozens of units of the Indian Army joined peasant armies in widespread rebellion. और फिर क्या हुआ कि ऐसे इस तरीके से जो ब्रिटिश टैक्सेशन था, जो लैंड एनेक्सेशन करा था उन्होंने BEIC के थ्रू, तो उसके बाद में क्या हुआ, कुछ ही हफ्तों में बहुत सारी इंडियन आर्मी की जो यूनिट्स थी, उन्होंने पीजेंट आर्मी को, किसान आंदोलन, किसानों की जो सेना थी उसको ज्वाइन कर लिया था, और फिर ये रिबेलियन, ये विद्रोह बहुत बड़े लेवल पर फैल गया था। द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, both Muslim and Hindu, who were seeing their power steadily eroded by the East India Company, also rebelled against British rule। और जो पुरानी जो मनमानी जो नीति उनकी चल रही थी कि मुस्लिम और हिंदू ये सोचते थे कि उनका पावर उनसे ले लिया गया है, तो इस वजह से उन्होंने भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। Another important source of discontentment among the Indian rulers was that the British policies of conquest had created unrest among many Indian rulers। और एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो असंतोष का जो सोर्स था, ये कह सकते हैं असंतोष फैला था, वो ये था कि जो भारतीय राजा थे, वो जो ब्रिटिश की जो वो पॉलिसी थी कॉन्क्वेस्ट करने की, अधिकार करने की, उससे वो बहुत ही अनईजी हो रहे थे, और इसीलिए सभी में असंतोष फैल गया था। द पॉलिसीज लाइक द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट सब्सिडरी अलायंस डिप्राइव्ड इंडियन रूलर्स ऑफ देयर पावर। और कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से, सब्सिडरी अलायंस से, इसकी वजह से भारतीय राजाओं ने अपने अधिकार खो दिया था। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर द रिवॉल्ट वॉज दैट
The British East India Company also started meddling with India's political and financial system. कि उसके बाद एक और जो मेन रीजन था इसका रिवॉल्ट का, इस आंदोलन का, विद्रोह का, वो ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम था उसको भी उन्होंने उसमें भी इंटरफेयर करके और उसको भी बिगाड़ना स्टार्ट कर दिया था. सो द पीपल ऑफ इंडिया ब्रोक आउट इन अ कंसर्टेड रिवॉल्ट इन 1857. और इसीलिए इंडिया के लोगों का जो कंसर्ट था, जो उनका जो विश्वास था, वो टूट गया और 1857 में ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया. अब कैसे वो स्टार्ट हुआ होगा देखते हैं. बिगिनिंग ऑफ अपराइजिंग, कैसे आवाज उठनी स्टार्ट हुई होगी, उसकी स्टार्टिंग. Rebellion broke out when a soldier called Mangal Pandey attacked the British Sergeant and wounded an adjutant while his regiment was in बैरकपुर. कि ये रिबेलियन तब स्टार्ट हुआ जब एक सोल्जर था जिसका नाम था मंगल पांडे, है ना, उसने एक ब्रिटिश सार्जेंट था उसके ऊपर अटैक किया था बैरकपुर में. ऑन द आफ्टरनून ऑफ 29th March 1857, Lieutenant Bob, adjutant of the 34th Bengal Native Infantry, then stationed at Barakpur, was informed that several men of his regiment were in an excited state. कि लेफ्टिनेंट बॉ जो था उसको दोपहर में 29 मार्च की दोपहर को ये पता चला कि 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है उसमें ये है कि बैरकपुर में कुछ जो आदमी है उसकी रेजिमेंट के वो बहुत ही जोश वाली स्थिति में है. फर्दर इट वॉज रिपोर्टेड टू हिम दैट वन ऑफ देम मंगल पांडे was pacing in front of the regiment's guard room by the parade ground, armed with a loaded musket, calling upon the men to rebel and threatening to shoot the first European that he set eyes on. कि जो मंगल पांडे जो था वो रेजिमेंट के गार्ड रूम से निकल कर सामने खड़ा था और परेड ग्राउंड से वहाँ से जाता हुआ उसके हाथ में जो लोडेड जो मस्कट थी वो थी. और वो ऐसे सबको बुलाते हुए कह रहा था कि जो भी पहला यूरोपियन दिखे उन्हें आग दिखाए, जो यूरोपियन आपको आग दिखाता है पहली बार में उसे शूट कर दो. और ऐसे वो सबको विद्रोह के लिए भड़का रहा है. Testimony at a subsequent inquiry recorded that Pandey, unsettled by unrest amongst the sepoys and intoxicated by the narcotic bhang, had seized weapons and run to the quarter guard building upon learning that a detachment of British soldiers was disembarking from a steamer near the cantonment. इसमें ये बताया गया था कि जो मंगल पांडे जो था उसके ऊपर जब इंक्वायरी बिठाई गई, इंक्वायरी में रिकॉर्ड हुआ कि वो जो सिपाहियों के बीच में जो पांडे था वो अनसेटल्ड था, उसको अनरेस्ट था, वो असंतुष्ट था और वो इंटॉक्सिकेटेड था, नार्कोटिक भांग लेता था. तो उसने क्या किया था, वेपन्स हथियारों को सीज कर दिया था और वो क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग की तरफ भाग गया था. और ब्रिटिश सोल्जर्स को का जो डिसएम्बार्कमेंट था उसने स्टीमर से कंटेनमेंट जोन जो था उसमें स्टीमर को उससे अलग कर दिया था. बाग immediately armed himself and galloped on his horse to the lines. बाग में किया गया तुरंत ही अपना जो हथियार था उसकी जो राइफल वगैरह थी वो उसने उठाया और वो फिर हॉर्स के लेकर लाइन की तरफ भागा. पांडे टुक पोजीशन बिहाइंड द स्टेशन गन. पांडे ने स्टेशन गन के पीछे पोजीशन ले ली थी विच वॉज इन फ्रंट ऑफ द क्वार्टर गार्ड ऑफ द 34th, जो कि क्वार्टर गार्ड 34th के जो क्वार्टर गार्ड था उसके बिल्कुल सामने थी. टुक एम एट बाग एंड फायर्ड. उसने ये एम ले रखा था कि वो बाघ को क्या करेगा, मार देगा. ही मिस्ड बाघ बट द बुलेट स्ट्रक हिज हॉर्स इन द फ्लैंक ब्रिंगिंग बोथ द हॉर्स एंड इट्स राइडर डाउन. तो उसने जब अपना शूट किया, जब उसने बुलेट शूट की तब बाघ तो मिस हो गया लेकिन जो बुलेट थी वो उसके घोड़े को जाकर लग गई और घोड़ा और उसका जो राइडर था दोनों ही नीचे गिर गए. बाघ क्विकली डिस्टेंगल्ड himself and seizing one of his pistols. तो बाघ जो था जल्दी से एकदम से उठ खड़ा हुआ, उसने अपने आप को संभाला और फिर उसने अपनी एक पिस्टल्स क्या करी, निकाली, एडवांस टुवर्ड्स पांडे एंड फायर, और उसने उसकी तरफ तान दी पांडे की तरफ और फिर उसने फायर कर दिया. ही मिक्स्ड बिफोर बाघ कुड ड्रॉ हिज स्वॉर्ड. और उस वो भी मिस हो गई उससे भी, लेकिन बाघ के पहले क्या हुआ था, उसने अपनी उससे पहले उसने क्या निकाल ली थी, अपनी तलवार निकाल दी थी. पांडे अटैक्ड हिम विथ अ तलवार, और पांडे ने बाघ के ऊपर तलवार से अटैक कर दिया था. एंड क्लोजिंग विद द एडजुटेंट स्लैश्ड बाघ ऑन द शोल्डर एंड नेक एंड ब्रॉट हिम टू द ग्राउंड.
और उसने तलवार से धड़ाधड़ उसके गर्दन के ऊपर और कंधों के ऊपर और ऐसे वार किए और उसको ग्राउंड जमीन पर ले आया. इट वॉज देन that another sepoy, Sheikh Paltu, intervened and tried to restrain Pandey even as he tried to reload his musket. और उसके बाद में क्या हुआ था, एक दूसरा सिपाही था शेख पतलू, वो भी उसमें आ गया और उसने कोशिश की कि वो पांडे के साथ में फिर उसकी मस्कट को रीलोड करवा कर उसकी हेल्प की. जनरल हर्षी ऑर्डर्ड अनदर इंडियन सोल्जर टू अरेस्ट मंगल पांडे बट ही रिफ्यूज. जनरल हर्षी ने दूसरे इंडियन सोल्जर को मंगल पांडे को अरेस्ट करने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया. लेटर द ब्रिटिश अरेस्टेड मंगल पांडे एंड द अदर इंडियन सोल्जर्स. फिर बाद में अंग्रेजों ने मंगल पांडे और उसके दूसरे साथी को अरेस्ट कर दिया. द ब्रिटिश किल्ड बोथ बाय हैंगिंग देम बिकॉज ब्रिटिश ने दोनों को मार दिया फांसी पर लटका कर, क्योंकि वॉट दे हैड डन वॉज थॉट टू बी ट्रेचरी, कि उन्होंने जो किया था वो बहुत ही खतरनाक था. ऑल अदर सोल्जर्स ऑफ दैट रेजिमेंट लॉस्ट देयर प्लेसेस इन द आर्मी. और उस रेजिमेंट के जितने भी दूसरे सिपाही थे सबको अपनी आर्मी में अपनी प्लेस खोनी पड़ी. On May 10th, 1857, cavalry troops while doing parade at Merit Rock Ranks, मेरठ रॉक रैंक्स में जब वो कैवलरी ट्रुप जो था वो परेड कर रहा था, घुड़सवारी वाली सेना होती है, इसको कैवलरी बोलते हैं. दे फ्रीड द सोल्जर्स ऑफ द थर्ड रेजिमेंट. तो उन्होंने क्या किया, थर्ड रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे उनको फ्रीड कर दिया. एंड दे मूव टूवर्ड दिल्ली, और सब दिल्ली की तरफ चले गए. सून में इंडियंस ऑफ नॉर्थ इंडिया ज्वाइन दीज सोल्जर्स. जल्दी ही जो बहुत सारे जो नॉर्थ इंडिया के सोल्जर्स थे, इंडियंस थे, उन्होंने इन सिपाहियों को ज्वाइन कर लिया. दे एंटर्ड द दिल्ली फोर्ट वेयर बहादुर शाह सेकेंड द मुगल एम्परर लिव्ड एंड आस्क्ड हिम टू बिकम लीडर ऑफ द रिबेलियन. वो फिर दिल्ली के किले में गए और वहां पर जो बहादुर शाह जफर जो था मुगल एम्परर रहता था, उसको कहा कि वो उनका लीडर बन जाए. ही एग्रीड अनविलिंगली, वो ना चाहते हुए भी एग्री हो गया. वेरी सून द रिवॉल्ट स्प्रेड थ्रू आउट द नॉर्थ इंडिया, और जल्दी ही ये जो रिवॉल्ट था वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया. इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर्स ऑफ रॉयल फैमिलीज जॉइन द रिबेलियन. बहुत सारे जो लीडर्स थे रॉयल फैमिलीज के, उन्होंने इस विद्रोह को ज्वाइन किया था. एंड स्टार्टेड फाइटिंग द ब्रिटिश एट सेवरल प्लेसेस, और कुछ जगहों पर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई भी की थी. इनमें कौन कौन थे देखो, अहमदुल्ला एन एडवाइजर ऑफ द एक्स किंग ऑफ अवध, नाना साहेब, his nephew Rao Sahib and his retainers Tatya Tope and Rani Lakshmibai, the Rani of Jhansi, Kunwar Singh, the Rajput chief of Jagdishpur in Bihar, and Firoz Shah, a relative of the Mughal Emperor Bahadur Shah. तो ये सारे जो लोग थे इन्होंने भी रिबेलियन में हिस्सा लिया था. एट द बिगिनिंग द ब्रिटिश वर स्लो टू रेस्पॉन्ड. स्टार्टिंग में तो अंग्रेजों ने बिल्कुल धीरे धीरे मतलब रेस्पॉन्ड करना किया. देन दे टुक वेरी क्विक एक्शन विथ हैवी फोर्सेस, और फिर बाद में उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन देखना, एक भारी सेना के साथ एक्शन लिया. दे ब्रॉट देयर रेजिमेंट्स फ्रॉम द क्राइमेन वॉर टू इंडिया. फिर वो क्राइमेन वॉर से इंडिया में अपने रेजिमेंट्स लेकर आए. दे ऑल्सो रीडायरेक्टेड मेनी रेजिमेंट्स दैट वर गोइंग टू चाइना टू इंडिया. और उन्होंने बहुत सारे जो चाइना में उनकी जो रेजिमेंट जा रही थी उनको वो इंडिया लेकर आ गए. द ब्रिटिश फोर्सेस रीच दिल्ली. जो ब्रिटिश की अंग्रेजों की सेना जब दिल्ली पहुंची, एंड दे सराउंडेड द सिटी. फिर उन्होंने सिटी को चारों तरफ से घेर लिया. फ्रॉम 1 जुलाई 1857 अंटिल 31 अगस्त 1857 तक, कि 1 जुलाई से 31 अगस्त तक उन्होंने घेर के रखा. इवेंचुअली स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट्स ब्रोक आउट व्हेन द ब्रिटिश ट्रूप्स एंड द इंडियंस. कि गली गली में क्या हो गया, लड़ाई होने लगी ब्रिटिश ट्रूप्स और इंडियंस के बीच में. अल्टीमेटली दे टुक कंट्रोल ऑफ दिल्ली, और फिर उन्होंने दिल्ली का कंट्रोल ले लिया. द मैस्केयर एट कानपुर जो जुलाई 1857 में हुआ था, एंड द सीज ऑफ लखनऊ जो जून टू नवंबर हुआ था 1857 में, वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी बहुत ही, जो कानपुर की जो घटना थी वो, और जो लखनऊ को जो उन्होंने घेरा था, लखनऊ का जो घेराव किया था वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मंगल पांडे एक इंडियन सोल्जर था जिसने कि एक की पार्ट इस इवेंट में प्ले किया था, है ना. और इमीडिएटली प्रोसीडिंग द आउटब्रेक ऑफ द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, उसी को कहा जाता है कि उसी ने फर्स्ट स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया था. ही वॉज अ सिपाही इन 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, BNI, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का था. वो एक सिपाही था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रेजिमेंट थी. The government of India commemorated Pandey by issuing a postage stamp
bearing his image on 5 अक्टूबर 1984। हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इन मंगल पांडे को अपना ट्रिब्यूट देने के लिए, सम्मान देने के लिए उनके नाम पे एक स्टैम्प भी चलाया था 5 अक्टूबर 1984 को। द स्टैम्प एंड द अकम्पनिंग फर्स्ट डे कवर वर डिजाइन बाय दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट। ये जो इसका जो कवर जो था और जो स्टैम्प था वो किसने डिजाइन किया था? दिल्ली का जो आर्टिस्ट था एक CR पकरशी, उन्होंने। अ पार्क नेम्ड शहीद मंगल पांडे, एक पार्क है जिसका नाम शहीद मंगल पांडे के नाम पर रखा हुआ है। महाउद्यान हैज बीन सेटअप एट बैरकपुर, बैरकपुर में उसको सम्मान देने के लिए कि जहाँ पर मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक किया था उस जगह पर एक महाउद्यान लगाया गया है जहाँ उसको हैंग किया गया था। हिज लाइफ एंड एक्शंस हैव आल्सो बीन पोर्ट्रेड इन सेवरल सिनेमैटिक प्रोडक्शंस, और उसकी जो लाइफ पर कुछ मूवीज भी बनी है। अच्छा, स्टार्टिंग तो हो गई, अब वो कैसे स्प्रेड हुआ था? तो द ग्रेट अपराइजिंग स्प्रेड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली एंड सून स्प्रेड टू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ये जो आंदोलन था वो मेरठ से दिल्ली की तरफ फैला और जल्दी ही वो नॉर्दर्न से सेंट्रल इंडिया की तरफ फैल गया। द रिवोल्ट ऑफ द सिपाहीज स्प्रेड फ्रॉम बैरकपुर टू मेरठ एंड देंस टू दिल्ली। और ये जो आंदोलन, सिपाहियों का जो आंदोलन था वो बैरकपुर से पहले मेरठ गया और फिर वहां से वो दिल्ली। ऑन रीचिंग दिल्ली द सिपाहीज डिक्लेयर्ड बहादुर शाह सेकंड एज द एम्पर ऑफ हिंदुस्तान। और दिल्ली पहुंचने पर इन सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली का हिंदुस्तान का एम्पर राजा घोषित कर दिया। बोथ एट मेरठ एंड दिल्ली द सिपाही किल्ड द यूरोपियंस वेर एवर दे केम अक्रॉस। और मेरठ और दिल्ली जहां पर भी इन सिपाहियों को यूरोपियंस दिखते हैं वो उनको मार देते। When the news of the occupation of Delhi by the sepoys reached Muzaffarnagar May 13, the sepoys there also rose in revolt। जब ये सूचना कि दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया है, ये सूचना 13 मई को जब मुजफ्फरनगर पहुंची तो वहां के जो सिपाही थे उन्होंने भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया। पंजाब, नौशेरा, हटमर्डन एटसेट्रा ऑल्सो ज्वाइन द रिवोल्ट। इन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया। रिवोल्ट का मतलब होता है आंदोलन, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। आफ्टर द इवेंट्स एट मेरठ, जब ये मेरठ की घटना हुई, रिबेलियन इरप्टेड इन द स्टेट ऑफ अवध, अवध में फैला, ऑल्सो नोन एज आउथ इन मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, विच हैड बीन एनेक्स्ड बेयरली अ ईयर बिफोर, जो कि जस्ट एक साल पहले ही अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लिया था। झांसी स्टेट वॉज अ मराठा रूल्ड प्रिंसली स्टेट इन बुंदेलखंड। झांसी जो है वो मराठों की जो बुंदेलखंड मराठों द्वारा रूल की जाती थी बुंदेलखंड में। When the Raja of Jhansi died without a biological male heir in 1853, it was annexed to the British Raj by the Governor General of India under the doctrine of lapse। कि जब झांसी के जो राजा थे वो बिना किसी बायोलॉजिकल मतलब उनके कोई लड़का नहीं था और वो 1853 में मर गए थे, तब ब्रिटिश ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत इसको अपने अधिकार में ले लिया था। हिज विडो रानी लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिनाइल ऑफ राइट ऑफ देयर अडोप्टेड सन। तो झांसी की जो रानी थी उसकी उनकी विधवा रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अपने जो उनका जो दत्तक पुत्र था उसको अधिकार दिलाने के लिए ये विद्रोह उन्होंने भी किया था। When war broke out, झांसी quickly became a center of the rebellion। जब वॉर स्टार्ट हुआ तो झांसी बहुत जल्द ही इसका सेंटर बन गई विद्रोह का। A small group of company officials and their families took refuge in झांसी फोर्ट। कुछ जो कंपनी का छोटा सा एक ऑफिशियल का ग्रुप था, उनकी जो फैमिली थी उनको झांसी में शरण ली थी उन्होंने। एंड द रानी नेगोशिएटेड देयर एवेक्यूशन, और रानी ने उनको शरण दी थी। However, when they left the fort, they were massacred by the rebels over whom the Rani had no control। और जैसे ही उन्होंने बाहर जाना स्टार्ट किया तो क्योंकि रिबेल हुआ था तो रानी का उस रिबेल पे कोई कंट्रोल नहीं था और उसकी वजह से उन्हें मार दिया गया। द यूरोपियन सस्पेक्टेड द रानी ऑफ कॉम्प्लिसिटी डिस्पाइट हर रिपीटेड डिनाइज। और जो यूरोपियंस थे वो उन्होंने रानी को के मना करने के बावजूद भी ये कॉम्प्लिसिटी, उन्होंने उन रानी के ऊपर ही शक किया कि रानी ने ही उन्हें मरवाया, उनके साथ इस तरीके से किया है। बाय द एंड ऑफ जून 1857 कंपनी हैड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ मच बुंदेलखंड एंड ईस्टर्न राजस्थान। कि जून 1857 के लास्ट तक कंपनी ने जो बुंदेलखंड और ईस्ट का जो राजस्थान पर उस पर अपना अधिकार खो दिया था। बंगाल आर्मी यूनिट्स इन द एरिया हैविंग रिबेल, बंगाल आर्मी की जो यूनिट्स थी उस एरिया में उन्होंने भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया था।
मार्च टू टेक पार्ट इन द बैटल्स फॉर दिल्ली एंड कानपुर, और वो दिल्ली कानपुर की तरफ चल पड़े थे। द मैनी प्रिंसली स्टेट्स दैट मेड अप दिस एरिया बिगेन वॉरिंग अगेंस्ट अमंग्स देमसेल्फ। बहुत सारे जो अपने आप में छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उन्होंने भी ये वॉर करना स्टार्ट कर दिया था। इन सितंबर एंड अक्टूबर 1857 द रानी लेड द सक्सेसफुल डिफेंस ऑफ झांसी। और सितंबर और अक्टूबर 57 में रानी ने झांसी को सुरक्षित कर लिया था अगेंस्ट द इन्वेडिंग आर्मीज ऑफ नेबरिंग राजाज ऑफ दातिया एंड ओरछा। दातिया और ओरछा जो उनके पड़ोसी राजा थे उनसे सुरक्षित कर लिया था। इन जून सिपाहीज अंडर जनरल व्हीलर इन कानपुर। जून में जो जनरल व्हीलर था उसके जो सिपाही थे कानपुर में, उन्होंने रिबेल कर दिया था। और एंड बिसाइड द यूरोपियन एंट्रेंचमेंट, और उन्होंने यूरोपियन जो एंट्रेंचमेंट था उसको सीज कर दिया। व्हीलर वॉज नॉट ओनली अ वेटरन एंड रेस्पेक्टेड सोल्जर, न केवल वो एक सम्मानित सिपाही था बट ऑल्सो मैरिड टू अ हाई कास्ट इंडियन वुमेन। उसने एक उच्च जाति की लड़की से, इंडियन से शादी भी की थी। ही हैड रिलाइड ऑन हिज ओन प्रेस्टीज, उसको अपनी खुद की सम्मान पता था, उसको चाहिए था। एंड हीज कॉर्डिनल रिलेशन विद द नाना साहिब, और उसके नाना साहिब के साथ रिलेशन भी अच्छे थे। टू फास्ट रिबेलियन एंड टुक कंपेरेटिवली अ फ्यू मैस्के टू प्रिपेयर फोर्टिफिकेशन एंड ले इन सप्लाईज एंड एम्यूनिशन। और नाना साहब के साथ उसके जो रिश्ते थे और उसके जो खुद का अपने सम्मान को बचाने के लिए, और ऐसे कुछ घटनाएं और थी जिसकी वजह से उसने ये काम कदम उठाया था। द बीसीज एंजोर्ड 3 वर्क ऑफ द सीज ऑफ कानपुर विथ लिटिल वाटर और फूड, suffering continues, casualties to men, women and children। और कानपुर को जब ऐसे सीज कर दिया गया तो उसमें क्या बना, उसमें खाना था, बहुत कम खाना था, थोड़ा सा पानी था, कंटिन्यूस जो था वो उनको मेन आदमी और तो बच्चों को झेलना पड़ रहा था। ऑन जून 25 नाना साहेब, जून 25 को नाना साहेब ने मेड एन एफर्ट ऑफ सेफ पासेज टू इलाहाबाद। उन्होंने एक कोशिश की कि वो, उन्होंने ऑफर किया इलाहाबाद सेफ पहुंचने के लिए विथ barely 3 days फूड राशन रिमेनिंग, क्योंकि मुश्किल से 3 दिन का राशन नहीं बचा था उस टाइम। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद सेफ चले जाए। द ब्रिटिश एग्रीड प्रोवाइडेड दे वुड कीप देयर स्मॉल आर्म्स एंड दैट द एविक्यूशन शुड टेक प्लेस इन डे लाइट ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 27th। तो जब ब्रिटिश ने ये ऑफर किया कि आप बिल्कुल इलाहाबाद सेफ चले जाओगे, है ना, तो ब्रिटिश एग्री हो गए। और उन्होंने क्या कहा कि वो अपनी छोटी सी सेना प्रोवाइड कर देंगे बाहर निकलने के लिए। और कब जाएंगे वो, दिन के टाइम में, सुबह 27 की मॉर्निंग में। नाना साहब वांटेड द एविक्यूशन टू टेक प्लेस ऑन द नाइट ऑफ 26, जबकि नाना साहब 26 की नाइट को ये एविक्यूशन चाहते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ 27 द यूरोपियन पार्टली लेफ्ट देयर एंट्रेंचमेंट, और यूरोप 27 जून की सुबह ही जो यूरोपियन थे वो धीरे धीरे अपना जगह छोड़ते गए। एंड मेड देयर वे टू द रिवर, और वो नदी की तरफ बढ़ते गए। वेयर बोट्स प्रोवाइडेड बाय द नाना साहब, जहाँ पर नाना साहब ने पहले से उनको बोट प्रोवाइड की थी, वर वेटिंग टू टेक देम टू इलाहाबाद, जो कि उनको इलाहाबाद लेकर जाए। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में किस जगह पर कौन इम्पोर्टेंट लीडर हुए थे? जैसे बैरकपुर में हुआ था मंगल पांडे, दिल्ली में थे बहादुर शाह सेकेंड, जनरल बख्तर खान, हकीम एहसानुल्लाह, चीफ एडवाइजर टू बहादुर शाह। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजीज कादिर, अहमदुल्ला जो एक्स नवाब के एडवाइजर थे। कानपुर में नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अमर सिंह, इलाहाबाद एंड बनारस में मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। ही डिक्लेयर्ड द रिवोल्ट एज जिहाद अगेंस्ट द इंग्लिश। फर्रुखाबाद में तफजल हसन खान, बिजनौर में मोहम्मद खान, मुरादाबाद में अब्दुल अली खान, बरेली में खान बहादुर खान, बरेली में खान बहादुर खान, मंदसौर में फिरोज शाह, ग्वालियर में तात्या टोपे, आसाम में कांदा पारेश्वर सिंह, मनीरम्मा दत्ता, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, कुल्लू में राजा प्रताप सिंह, राजस्थान में जयदयाल सिंह एंड हरदयाल सिंह, गोरखपुर में गजधर सिंह, मथुरा में सेवी सिंह, कदम सिंह, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। यहाँ पर देखो कुछ एक मैप भी दिया हुआ है इंडिया का, जिसमें वो प्लेसेस बताई हुई है जहाँ पर कि इंडिया रिवोल्ट ऑफ 1857
हुआ था। तो आप इस मैप को ध्यान से स्टडी कीजिएगा।